तो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस किया था। हमने आपको बताया था कि जब मेंडल ने कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में उसको सारे क्या मिले, टॉल प्लांट मिले। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब उसके बाद हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ना है। द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल ने क्या किया, इस F1 को सेल्फ किया। ठीक है, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी। हम इसका यूनिट स्क्वायर बना लेते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ये आया, दिस इज योर F2 रेशियो। तो यहां पे आपको 3 टॉल प्लांट मिले और एक ड्वार्फ प्लांट मिला। दैट मीन्स phenotypic रेशियो इज 3:1 और जो जीनोटिपिक रेशियो है is 1:2:1। दैट इज कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो मेंडल ने जब ये देखा, ये रेशियो देखा, मेंडल से पहले जो कंसेप्ट था दैट वाज कंसेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, कि ट्रेट आपस में ब्लेंड कर जाते हैं। बट टू द मेंडल सरप्राइज व्हाट ही ऑब्जर्व, द ट्रेट व्हिच वाज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन और द कैरेक्टर, दिस इज ड्वार्फ। तो ड्वार्फ जो था वो F1 में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। नाउ इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F2 जनरेशन। So on the basis of this observation, Mendel proposed the second law, that is law of segregation, which is also known as law of purity of gamete or the universal Mendelian law, because this is the only Mendelian law which is accepted without any exception. कोई exception नहीं है इसका। तो मेंडल ने ये कहा कि in individual factors are present in a pair, and at the time of gamete formation, factors segregate from one another in such a manner that out of the pair only one goes to the gamete। मतलब अगर इसका gamete बनेगा तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी बनेगा, इसका gamete बनेगा तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बनेगा, इन दोनों में से सिर्फ एक ही जो है वो gamete में जाएगा। So as a result, the trait which was not expressed in F1 generation expresses itself in F2 generation, and this is known as law of segregation or law of purity of gamete or universal Mendelian law। Right on? समझ में आया सबको? क्लियर है सबको? लिख लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा बता दूंगा। राइट ऑन? when Mendel solved F1, he observed that trait or trait या character लिखिए, character which was not expressed in F1 generation, character which was not expressed in F1 generation expresses itself in F2 generation, expresses itself in F2 generation. So there is no blending. So there is no blending. On the basis of this observation, he proposed second law of inheritance. On the basis of this observation, he proposed second law of inheritance, that is law of segregation, that is law of segregation or law of purity of gamete, law of segregation
or law of purity of gamete. According to this law, in an individual, factors are present in pair. And at the time of gamete formation, factors segregate from one another. In such a manner that out of the pair only one goes to the gamete. Out of the pair only one goes to the gamete. As a result, character which was not expressed in F1, expresses itself in F2. So a phenotypic ratio of 3:1. And a genotypic ratio of 1:2:1 is obtained. सर प्लीज एक बार स्टार्टिंग का थोड़ा जो आपने बताया है, क्या बताया? वो यही बता रहा हूं और कुछ नहीं बताया. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही कर रहे हैं हम लोग. A genotypic ratio of 1:2:1 is obtained. सर प्लीज एक बार दोबारा समझाओ. मैंने ये कहा कि मेंडल ने ये क्रॉस किया, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी होमोजाइगस को क्रॉस कराया. F1 में उसको सारा टॉल मिला. इसके बेसिस उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रपोज किया. ये आपको लास्ट क्लास में बता चुका. उसके बाद उसने क्या किया, F1 को सेल्फ कर दिया. उन्हें कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया. उसको ये कुछ ऐसा कुछ मिला, ठीक है, जिसमें 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है. ड्वार्फ वाला F1 में नहीं आ रहा था, लेकिन F2 में आ गया. मेंडल से पहले क्या था कंसेप्ट की ब्लेंड कर जाते हैं. मतलब अगर टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराओगे तो अगर ड्वार्फ नहीं दिख रहा है F1 में तो आगे भी नहीं दिखेगा. लेकिन मेंडल को दिखा कि ड्वार्फ आ रहा है, ठीक है. इसके बेसिस पे उसने सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. उसने कहा कि इंडिविजुअल में फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं और जब गेमीट का फॉर्मेशन होगा तो जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से अलग होंगे, सेग्रीगेट करेंगे, और इन दोनों में से कोई एक जो है वो गेमीट में जाएगा, जिसके कारण जो हमें ड्वार्फ F1 में नहीं दिख रहा था वो F2 में दिखने लगेगा, जिसके कारण हमारा फिनोटिपिक रेशियो जो है 3:1 का आ जाएगा, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ. और जीनोटिपिक रेशियो ऑफ 1:2:1 आ जाएगा, 1 कैपिटल टी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1 स्मॉल टी. यही बताया मैंने. नेक्स्ट हेडिंग इज थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, अब इसको
समझ लो, मेंडल ने क्या किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसने क्या किया, एक ट्रू ब्रीडिंग राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट लिया, और इसको क्रॉस कराया एक ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड प्लांट से। ठीक है, ये राउंड रिंकल पे डोमिनेंट है, राउंड का मतलब हुआ ऐसा सीड, रिंकल का मतलब सरफेस ऐसा, ठीक है, और येलो कलर है उसका, ग्रीन कलर है, ठीक है। तो इसने एक क्रॉस ये कराया, एक क्रॉस कराया जिसमें राउंड और येलो सीडेड प्लांट लिया, और राउंड और येलो डोमिनेंट है, रिंकल और ग्रीन पे। इसने क्या देखा कि अगर यहां पे आप गिमीट बनाएंगे तो गिमीट आपका क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां पे गिमीट क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो इन F1 जनरेशन व्हाट यू विल गेट, capital R small r capital Y small y. So that is all the progeny are round and yellow. सारे प्रोजेनी क्या होंगे, राउंड एंड येलो। अब इसके बाद मेंडल ने क्या किया, F1 को सेल्फ कर दिया, F1 इज सेल्फ, ठीक है। तो सेल्फ जब करेगा तो दैट मींस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज क्रॉस विद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो सबसे पहले गिमीट बनेगा, तो कितने तरह के गिमीट बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये एक बना, इधर भी सेम ही बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो चार तरह के गिमीट बने। अब इसका हम एक चेकर बोर्ड बनाएंगे, दैट इज क्या कहते हैं उसको हम लोग, पुनेट स्क्वायर। तो आप इसका पुनेट स्क्वायर खुद बनाइए, मैं बस बॉक्स बना दे रहा हूं, आप इसको खुद भरिए, बड़ा बनाइएगा, मतलब जगह नहीं है बोर्ड में इसलिए छोटा बना रहा हूं। ठीक है, यहां हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर भी हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। जल्दी से इस चेकर बोर्ड को भरिए, ये बना के इसको भरिए, आप जल्दी से कीजिए इसको, ये बना लीजिए जो बोर्ड में बना हुआ, और वो बॉक्स जो इम्प्टे बॉक्स से भर लेंगे खुद, उस बॉक्स को खुद भर लेंगे आप, आया नहीं, हाँ भरिए इसको, जल्दी से भरिए। मतलब ये हो गया ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके से भरिए इसको। अब देखिए, जब आप इसको फिल करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है, इट इज 9:3:3:1, ठीक है। ये क्या है, राउंड एंड येलो। ये क्या है, राउंड एंड ग्रीन।
ये क्या है? wrinkled एंड येलो। और ये क्या है? wrinkled एंड ग्रीन। ठीक है, ये तो आपका फिनोटिपिक रेशियो हो गया। अगर आप इसका जीनोटिपिक रेशियो देखोगे, ठीक है, तो ये आता है 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1, 121, 242, 121। ठीक है, वो उसका फिनोटिपिक रेशियो है, ये इसका जीनोटिपिक रेशियो है। इसको लिख लीजिए। चलो अब देखो, हम लेके क्या चले थे? हमारा जो पेरेंट था, ठीक है, वो राउंड येलो था और रिंकल ग्रीन था। हमारा पेरेंट तो यही था ना, राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि F2 में हमारे पास राउंड ग्रीन भी आ रहा है, जो कि पेरेंट में नहीं है, और हमारे पास रिंकल येलो भी आ रहा है। ठीक है, इसके बेसिस पे, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल ने अपना थर्ड लॉ ऑफ जो दिया, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कहता है कि अगर किसी हाइब्रिड में, बहुत सिंपल है, समझ लो इसको, अगर किसी हाइब्रिड में दो पेयर ऑफ ट्रेट है, जैसे यहां पे क्या है, दो अलग अलग ट्रेट है। अगर किसी हाइब्रिड में दो पेयर ऑफ ट्रेट हैं, देन वन पेयर ऑफ ट्रेट विल सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर ऑफ ट्रेट। ऐसा नहीं है कि राउंड के साथ हमेशा येलो जाएगा और रिंकल के साथ हमेशा ग्रीन जाएगा। अगर ऐसा होता तो आपको फिर ये नहीं मिलता। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसने कहा कि इन हाइब्रिड two different pair of when two different pair of traits are present, then one pair of trait segregate independent of another pair of trait, and that's why you get this ratio 9:3:3:1। मतलब सीड शेप को सीड के कलर से कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आया? क्लियर है पॉइंट? थर्ड वन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Mendel carried out dihybrid cross. Mendel carried out dihybrid cross in which a true breeding round and yellow seeded plant is crossed with a true breeding wrinkle and green seeded plant, true breeding wrinkle and green seeded plant in F1 generation. In F1 generation, all the progeny are round and yellow seeded. In F1 generation, all the progeny are round and yellow seeded. But when F1 is self, a phenotypic ratio of 9:3:3:1, a phenotypic ratio of 9:3:3:1,
and a genotypic ratio of 1:2:1, 2:4:2, and 1:2:1 is obtained. When F1 is cell in F2 generation, a phenotypic ratio of 9:3:3:1, 9:3:3:1, and a genotypic ratio of 1:2:1, 2:4:2, and 1:2:1 is obtained. On the basis of this observation, Mendel proposed law of independent assortment. According to this law, in a hybrid, two pairs of traits combine together, and segregation of one pair of trait is independent of another pair, According to this law, in a hybrid, two pair of trait combines with one another, and one pair of trait segregate independent of another pair. Okay, this is your law of independent assortment. Now, अब देखिए, हमने आपको रेशियो बताया डाइहाइब्रिड क्रॉस का. फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:3:1 and genotypic ratio is 1:2:1, 2:4:2, and 1:2:1. आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ मोनोहाइब्रिड रेशियो ही याद रखना है. That is, phenotypic ratio is 3:1 and genotypic ratio is 1:2:1. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो, जो फिनोटिपिक रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, इट इज 3:1. तो क्या हम इस क्रॉस को ऐसे लिख सकते हैं 3:1, 3:1? अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको यही मिल जाएगा. इसके लिए आप ऐसा लिख सकते हो 1:2:1 and 1:2:1, और जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि डाइहाइब्रिड क्रॉस is nothing but it is combination of two monohybrid crosses. समझ में आया ये कि डाइहाइब्रिड क्रॉस कुछ और नहीं है, ये दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कॉम्बिनेशन है. तो वैसे ही अगर ट्राइहाइब्रिड क्रॉस रहता तो 3:1, 3:1 और एक बार और 3:1, फिर ब्रैकेट ओपन कर दो. तो रेशियो आपको सिर्फ मोनोहाइब्रिड का याद रखना है बस. बहुत मन करे तो डाइहाइब्रिड का याद रखना, बाकी और याद वाद करने की जरूरत नहीं. आप सिंपली निकाल सकते हो ब्रैकेट ओपन करके. क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. डाइहाइब्रिड क्रॉस is nothing
but it is combination of two monohybrid crosses. Dihybrid cross is nothing but it is combination of two monohybrid crosses. ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे हमारे पास ये रेशियो है 9:3:3:1। एक क्वेश्चन लिखिए, तो एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्वेश्चन इज what is the frequency of parental type in a dihybrid cross? What is the frequency of parental type in a dihybrid cross? बताइए। 1/4 ना, नहीं भाई, नॉट 1/2। पैरेंटल टाइप हमारा क्या था? राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन, यही था ना पैरेंटल, राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन। टोटल प्रोजेनी हमारा कितना प्रोड्यूस हुआ? 16। टोटल प्रोजेनी 16। अब समझ लो अनूप सोनी, आप भी गलत हो। टोटल प्रोजेनी हमारा 16 प्रोड्यूस हुआ, तो आउट ऑफ दिस कितना राउंड येलो और कितना रिंकल ग्रीन है? ये एक राउंड येलो है और ये एक रिंकल ग्रीन है। दैट मींस 10 आउट ऑफ 16, तो फ्रीक्वेंसी विल बी 10 आउट ऑफ 16 और हम इसको 5/8 भी कह सकते हैं। समझ में आया? 10 आउट ऑफ 16 और उदय सिंह को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। मैंने ये कहा आपसे कि एक डाइहाइब्रिड क्रॉस में व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पैरेंटल टाइप, कि पैरेंटल टाइप का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये आपसे मैंने पूछा। क्लियर है? ठीक है। अब जो पैरेंटल टाइप है वो क्या है? राउंड और येलो और रिंकल एंड ग्रीन, यही दो पैरेंटल टाइप है। ठीक है। अब देखिए राउंड येलो कितने हैं? 9। रिंकल ग्रीन कितना है? 1। तो टोटल पैरेंटल टाइप इसमें कितने हैं? 10। और हमें मिले कितने? 9 + 3 + 3 + 1 दैट इज 16। तो 10 आउट ऑफ 16 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ पैरेंटल टाइप इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इसको हम लोग 5/8 भी लिख सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है सबको? कौन? उदय सिंह समझ गया ना? अब अगला क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। What is the frequency of recombinant in a dihybrid cross? What is the frequency of recombinant in a dihybrid cross? बहुत बढ़िया, खुशी आचार्य। रिकॉम्बिनेंट का मतलब 6/16 होगा या 3/8 होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। देखो रिकॉम्बिनेंट मतलब नया कॉम्बिनेशन, ये नया कॉम्बिनेशन है, ये नया कॉम्बिनेशन है पैरेंटल से अलग के। तो 6 है टोटल, आउट ऑफ कितने? 16। तो इसको 3/8 भी लिख सकते हैं। समझ में आए?
6/16 और 3/8। क्लियर है? सबको क्लियर है ना? ये बहुत बढ़िया ना। अगला क्वेश्चन लिखिए, देखते हैं कितना आपका दिमाग लगता है। ए डाई हाइब्रिड इज सेल्फ। क्वेश्चन लिखिए, ए डाई हाइब्रिड इज सेल्फ। A total of 2000 seeds are produced. A dihybrid is cell, and a total of 2000 seeds are produced. A total of 2000 seeds are produced. Then how many of the seed will be dihybrid? Then how many of the seeds will be dihybrid? हर्षित विरमानी सरासर गलत जवाब। मौलिक शर्मा बहुत गलत जवाब। खुशी आचार्य मुझे लगता है आप 100% गलत हैं। पुलकित आई थिंक परफेक्टली इनकरेक्ट आंसर। गलत है आदित्य अरोड़ा। हर्षित विरमानी 500 कह रहा है। स्क्रीन शेयर करो हर्षित, कैसे सॉल्व किया 500 देखूं जरा। तुक्का है। फ्रॉम डैश डैश, ये डैश डैश कौन है भाई जिसको अपना नाम बताने में शर्म आती है? 1000 गलत है। हर्षित स्क्रीन शेयर करो। MD गैलेक्सी A10 टू ऑल एकदम गलत है। मौलिक गलत है। देखो मैं समझाता हूं, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आए हैं लेकिन आते हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बहुत सिंपल है तरीका। ठीक है, आप समझ लो, आंसर छोड़ दो, आंसर छोड़ दो, आप इसको समझ लो। देखो मैंने क्या कहा कि एक डाइहाइब्रिड है, मान लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल आर। इसको सेल्फ किया हमने, तो मतलब इसको इसी से क्रॉस करा। हमारे पास टोटल 2000 सीट्स आए। ठीक है, टोटल कितने सीट्स आए? 2000। हमने आपसे पूछा कि इनमें से कितने सीट जो होंगे वो डाइहाइब्रिड होंगे, मतलब ये होंगे, इनका नंबर बताना। ठीक है, ये बताना है आपको। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डाइहाइब्रिड क्रॉस इज नथिंग बट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। मतलब क्या है कि कैपिटल आर स्मॉल आर अपने लेवल पे एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई अपने लेवल पे एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मैंने आपको बताया। तो हमें देखना है कि इस कैपिटल आर स्मॉल आर और इस कैपिटल आर स्मॉल आर के क्रॉस में इसका आने का फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर आप कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करें, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। मतलब आउट ऑफ दीज 4 प्रोजेनी 2 आर कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब इसके और इसके बीच के क्रॉस में इसका आने का फ्रीक्वेंसी कितना है? 1/2। 2 आउट ऑफ 4 इज 1/2। अब सिमिलरली इस क्रॉस में कैपिटल वाई स्मॉल वाई में इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? तो सेम होगा, दैट इज 1/2, इसका ही फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों को साथ में आना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई को।
तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू इवेंट्स अकरिंग टुगेदर इज देयर प्रोडक्ट। प्रोबेबिलिटी का रूल है कि ये दोनों साथ में आएंगे, इनका प्रोबेबिलिटी क्या है, इनका प्रोडक्ट, दैट मींस 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4, और 1/4 कितने में से, 1/4 इन 2000, आंसर विल बी 500। देखो मैंने ये कहा, फिर से समझो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से इसको दोबारा समझो। मैंने कहा कि एक डाई हाइब्रिड को हमने सेल्फ किया, हमें 2000 सीट्स मिले, 2000 सीट्स मिले, और उसमें से हमें बताना है कि आउट ऑफ दीज 2000 सीट्स हाउ मेनी ऑफ देम आर डाई हाइब्रिड, यही बताना है, मतलब कितने ये हो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस इज नथिंग बट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर अपने लेवल पे एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई अपने लेवल पे एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। अब इसके और इसके क्रॉस में, कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर के क्रॉस में इसका आने का चांस कितना है, तो आप यूनिट बना लो। ये बनाओगे तो देखोगे 2 आ रहे हैं, कितने में से, 4 में से, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/2। वैसे ही अगर आप इस क्रॉस में कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस करोगे तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो इन इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का 1/2 आउट ऑफ 42। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है, अब हमें यह बताना है कि इस कॉम्बिनेशन में कितने आए, तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स अकरिंग टुगेदर इज देयर प्रोडक्ट। दोनों के साथ में होने का संभावना जो है उनका मल्टीपल है, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, 1/4। 1/4 कितने में से, 2000 में से, तो कितना आंसर आ जाएगा, 500। अब समझ में आया मौलिक, सबको समझ में आया कि कोई अभी भी है? भाई देखो तुमने कौन से शॉर्टकट क्या फॉलो किया, रूल जो तरीका जेनेटिक्स में फ्रीक्वेंसी निकालने का है वो ये है, इस तरीके को फॉलो करते हैं। बाकी आंसर आ गया किसी और तरीके से तो अगली बार वो नहीं आया, कोई जरूरी नहीं है कि इस बार हिट हो गया तो अगली बार भी होगा, तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का जेनेटिक क्रॉस में। एक और तरीका वो अगले क्वेश्चन में बता रहे हैं, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन लिखो, a dihybrid is self, a dihybrid is self, and a total of 1600 seeds are produced. A total of 1600 seeds are produced. Then how many seeds will be? Then how many seeds will be homozygous for? How many seeds will be homozygous for only first locus? Only first locus. पता नहीं कैसे आंसर ला रहे हो, मुझे नहीं पता, देख लो कैसे होता है ये। मैंने कहा कि एक डाइहाइब्रिड है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको हमने सेल्फ कर दिया और हमने पूछा कि सिर्फ पहला लोकस, ये वाला लोकस, फर्स्ट लोकस पे होमोजाइगस हो। एक प्रोबेबिलिटी ये बनता है कैपिटल आर, दूसरा प्रोबेबिलिटी बनता है कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। यही दो प्रोबेबिलिटी बन रहा है, और तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगा फर्स्ट लोकस पे होमोजाइगस का। सेकंड लोकस, मैंने कहा ओनली फर्स्ट लोकस, सेकंड लोकस नहीं है, तो अब यहां पे क्या होगा, यहां हमेशा हेटेरोजाइगस होगा, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
ठीक है, यही होगा। अब देखो इस क्रॉस में इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर में कैपिटल आर का प्रोबेबिलिटी क्या है, एक आउट ऑफ कितना, 4। सो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का इस क्रॉस में, तो आप देख लो 1/2, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2, ये हो गया 1/8। ठीक है, सिमिलरली इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो 1/8, तो 1/8 इंटू 1600 एंड 1/8 इंटू 1600। ठीक है, ये हो गया 200, ये हो गया 200, तो टोटल इन दोनों का सम हो जाएगा 200 प्लस 200 दैट इज 400 सीड्स। नहीं समझ में, मैंने कहा कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस किया हमने, हमें 1600 सीड्स मिले, टोटल सीड्स जो हमें यहां पे मिल रहा है दैट इज 1600। ठीक है, हमने आपसे ये पूछा कि इसमें से कितने सीड ऐसे होंगे जो सिर्फ फर्स्ट लोकस पे होमोजाइगस होंगे, सिर्फ पहले पोजीशन पे होमोजाइगस होंगे, मैंने यही पूछा। तो पहला पोजीशन ये है, यही तो प्रोबेबिलिटी होता होमोजाइगस है, दूसरे लोकस पे होमोजाइगस नहीं होना है, सिर्फ पहले लोकस पे। तो कैपिटल आर या स्मॉल आर, और दूसरे लोकस पे क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस। अब सेम चीज हम वही कंसेप्ट लगाएंगे कि भाई इस क्रॉस में कैपिटल आर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये देख लो यहां बना हुआ है, कैपिटल आर कितना, एक है, कितने में से, 4 में से, तो 1/4 हो गया। वैसे इस क्रॉस में कैपिटल वाई स्मॉल वाई आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देख लो 2/4 दैट इज 1/2, और दोनों का साथ में होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका प्रोडक्ट दैट इज 1/8। सिमिलरली इसका भी करोगे तो 1/4 एंड 1/2 तो 1/8, तो दोनों को आप कैलकुलेट कर दो, 200 इधर ऐसे सीड आएंगे और 200 ऐसे सीड आएंगे, तो टोटल सीड कितने हो जाएंगे, 400। समझ में आया सलेस? आपके पास जो भी किताब होगी ना, जो भी दिनेश सुरेश प्रदीप गुड्डू अली इनको जो भी है, या बुकलेट जो भी है आपके पास, उसमें आपको ऐसे फर्जी वाले क्वेश्चन दिखेंगे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने वाले। अब क्या करना, आप उसको एक बार कर लें, ठीक है, और उसके बाद जो जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो मेरे को शेयर कर देना मेरे पर्सनल नंबर पे, ग्रुप में शेयर मत करना, मैं नहीं देखता, ठीक है, पर्सनल नंबर पे शेयर करना, और उसके बाद उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा जो जो आपसे सॉल्व नहीं हुए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप वैसे वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे अभी आते नहीं है लेकिन आ सकते हैं, बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इसका कंसेप्ट, और ये बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस आपको लैंग्वेज समझना होता है। जेनेटिक्स के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज, ठीक है, आपको लैंग्वेज अगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत आसान है। अगर आप लैंग्वेज गलत समझ रहे हो तो आप आंसर नहीं कर पाओगे ढंग से। ठीक है, ओवरऑल बायोलॉजी में लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप कैसे उसको कम्युनिकेट करते हो। तो आप प्लीज जितने भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिले फ्रीक्वेंसी वाले कि इतना सीड प्रोड्यूस हुआ या इतना प्रोजेनी प्रोड्यूस हुआ तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसे क्वेश्चन आपको जहां भी मिले आप कर लीजिए, और जो नहीं समझ में आए, जो नहीं हो रहे हैं आपसे, वो मेरे को पोस्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मेरे पर्सनल नंबर पे। सबके पास मेरा नंबर होगा, ठीक है, ग्रुप में मेरा नंबर है, आप मेरे को पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आपको इंडिविजुअली आंसर नहीं करूंगा, मैं आपको वो क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग से पहले डिस्कस कर दूंगा ताकि सबको फायदा हो जाए। इंडिविजुअली मैं आंसर नहीं करूंगा, मैं बोर्ड पे उसको सॉल्व कर दूंगा जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, अब हमने मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कर लिया, ठीक है, तो 3 लॉ हमने पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले 2 लॉ जो थे 1 जीन इनहेरिटेंस पे थे, हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे कर रहे थे। तीसरा वाला लॉ जो था वो डाइहाइब्रिड क्रॉस पे था, 2 जीन इनहेरिटेंस पे था। इन तीनों लॉ में से मैंने आपको बताया कि सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो स्टिल एक्सेप्टेबल है,
प्योरिटी ऑफ गमीट। बाकी हर दोनों लॉ का देयर इज सिग्निफिकेंट डेविएशन। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस से डेविएशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से डेविएशन। ठीक है, थोड़ा डाउन। नेक्स्ट हेडिंग इज डेविएशन फ्रॉम, नेक्स्ट हेडिंग इज deviation from Mendelian laws of inheritance। फर्स्ट हेडिंग लिखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फर्स्ट हेडिंग इज incomplete dominance। ठीक है,